जो दोस्त कमीने नहीं होते ना, वो कमीने दोस्ती नहीं होते। इसी लाइन के साथ मैं आपको विश करना चाहता हूं दोस्ती दिवस की, फ्रेंडशिप डे की हार्दिक शुभकामनाएं आपको और आपके दोस्तों को। सर, दोस्ती एक ऐसा इमोशन है, एक ऐसा रिश्ता है। कहते हैं ना कि हमें रिश्तेदार तो भगवान ने बने बनाए दिए, माँ बाप बने बनाए दिए, दोस्त हम खुद ढूंढते हैं। तो दोस्ती एक बड़ा स्पेशल रिश्ता है और देखा जाए तो ये हर जगह है। नहीं, पॉलिटिक्स में हमारे मोटा भाई नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, दोस्ती। अटल और अडवाणी की दोस्ती सुपर फेमस है। हम बॉलीवुड में अगर बात करेंगे तो जय वीरू के किस्से कौन नहीं जानता। अब हमारे बात करें थ्री इडियट की, अगर लेटेस्ट में बात करें तो थ्री इडियट में दोस्ती के किस्से हैं। तो दोस्ती पे किताबें बनी हैं, दोस्ती पे मूवी बनी है, दोस्ती पे गाने बने हैं और दोस्ती हर जगह देखी गई है, पॉलिटिक्स में, मूवीज में, तो बिजनेस में भी क्यों नहीं। तो बिजनेस में भी ऐसी बहुत सारी चर्चित दोस्तियां रही है जिन्होंने बिजनेस कहीं से, एक अपार्टमेंट से चालू किया, गराज से चालू किया और बिजनेस को मल्टी बिलियन, मल्टी ट्रिलियन डॉलर कंपनी बना दिया। तो आइए, एज अ बिजनेस कंसल्टेंट आज मैं फ्रेंडशिप डे के दिन कोशिश करता हूं उन दोस्तियों को आपको याद दिलाने की, कैसे दोस्त भी एक बड़ा बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं। तो बात करते हैं पहली लेजेंडरी कंपनी की जो कि दोस्तों ने चालू की, वो थी स्नैपडील। स्नैपडील चालू की थी दो दोस्तों ने, कुणाल बहल और रोहित बंसल। ये दोनों बचपन से साथ में थे, इन्होंने स्कूलिंग साथ में हुई थी, कॉलेज की तैयारी भी साथ की थी। लेकिन हमारे रोहित बंसल जी का आईआईटी क्लियर हो गया और वो इंडिया में पढ़ने लगे और कुणाल बहल ने कहा मैं यूएस जाके इंजीनियरिंग करूंगा, तो वो यूएस गए और वहां पे उन्हें वॉर्टन स्कूल ऑफ बिजनेस से की। लेकिन जो बिजनेस करने का सपना था, स्कूल टाइम में ही देख लिया था कि यार भाई अपन दोनों मिलकर साथ में एक बढ़िया धंधा करेंगे, तो सपना अभी भी जिंदा था। तो जैसे इन दोनों की इंजीनियरिंग खत्म हुई, इन्होंने इधर उधर आपस में एक दो जगह जॉब की, लेकिन मन तो बिजनेस में था। तो वापस आए, एक जगह बैठे और उन्होंने कहा क्या बनाते हैं। तो उन्होंने ऑब्वियसली, जब अमेजन उस समय अच्छी कंपनी चल रही थी, कुणाल बहल ने देखा अमेजन जैसी कंपनी बनानी है, तो यहाँ क्या किया, स्नैपडील करके कंपनी चालू की और ऑनलाइन बिजनेस उन्होंने वर्क किया। और पहले शुरुआत में छोटे छोटे डील्स दिया करते थे और धीरे धीरे करते करते, क्योंकि स्नैपडील उस समय की पहली कंपनी थी जो इस तरह का काम कर रही थी, तो धीरे धीरे ऑनलाइन स्पेस में एक बहुत बड़ा नाम बन गई। एक समय पे स्नैपडील की अगर वैल्यूएशन देखी जाए तो 6.5 बिलियन डॉलर तक कंपनी की वैल्यूएशन लग गई थी। तो 6.5 बिलियन डॉलर, लगभग 50,000 करोड़ के आसपास की इसकी कंपनी की वैल्यूएशन लग गई थी। लेकिन जैसा कि स्टार्टअप स्पेस में होता है, स्नैपडील ने कि फ्रीचार्ज को खरीदा, किसी ने स्नैपडील को खरीदा और बहुत सारे मर्जर एंड एक्विजिशन के बाद भी आज भी इनकी दोस्ती वहीं टिकी हुई है। दोनों आज भी कम से कम 20 से 25 मिलियन की मिनिमम नेटवर्थ रखते हैं और आज भी स्नैपडील में किसी न किसी रूप से जुड़े हुए हैं और अपनी वर्किंग कर रहे हैं। तो ये दोस्ती एक मिसाल है कि कैसे दो दोस्त मिलकर एक बड़ी कंपनी खड़ी कर सकते हैं। अब बात करते हैं एक दूसरी कंपनी के बारे में जो तीनों दोस्तों ने चालू की। उस कंपनी का नाम है रेड बस। रेड बस अपने समय की पहली ऐसी कंपनी थी जो ऑनलाइन बस की टिकट बुक किया करती थी और 70% मार्केट पे उसका एकाधिकार था। ये कंपनी किन्होंने चालू की थी? ये कंपनी चालू हुई थी सन 2006 में। तीन दोस्त थे जो उन्होंने बिट्स पिलानी से साथ में इंजीनियरिंग कर रहे थे, फणींद्र सामा, सुधाकर पुरुषनपुरी एंड चरण पद्मराजू। इन तीनों ने कॉलेज में साथ पढ़ते टाइम में डिसाइड कर लिया था कि यार साथ में एक बिजनेस करेंगे। ये रहते भी तीनों साथ में एक ही अपार्टमेंट में थे, लेकिन उन्होंने कहा उसके लिए पैसा कहां से लगेगा। तो तीनों ने अलग अलग जगह जॉब की। पद्मराजू जी हनीवेल में काम किया उन्होंने कुछ समय, पुरुषनपुरी ने आईबीएम में किया, सामा जी ने टेक्सास इंस्ट्रूमेंट में किया और तीनों ने मिलकर जब उनको पैसा लगा के ठीक ठाक पैसा इकट्ठा हो गया है, तो सन 2006 में 5 लाख रुपए लगा के रेड बस की शुरुआत की और धीरे धीरे कंपनी बड़ी होती रही। इसमें कंपनी में कई राउंड फंडिंग आई, इसने कंपनी ने कई जगह फंडिंग की और करते करते 2013 तक एक बड़ी कंपनी बन गई थी, जिसको उस समय 2013 में iBbo.com ने खरीद लिया। अब iBbo ने किस अमाउंट पे खरीदा ये डिस्क्लोज नहीं है, लेकिन कंपनी खरीदने के बाद भी कंपनी का मालिक चेंज हो गया, लेकिन कंपनी अभी भी है। तो रेड बस अभी भी ऑपरेट कर रही है, तीनों लोग अभी भी काम कर रहे हैं और 2019 तक ये क्लेम कर रहे हैं कि 18 करोड़ से ज्यादा ट्रिप ये बुक कर चुके हैं। इनसे 2 करोड़ से ज्यादा रजिस्टर्ड कस्टमर इनके पास है और 2500 से ज्यादा बस ऑपरेटर के साथ ये करंटली काम कर रहे हैं। तो ये भी कंपनी दोस्तों ने कॉलेज में स्टार्ट की और अगली पहुंच गई। अब बात करते हैं तीसरी कंपनी के बारे में जिसकी सर्विस आपने अपनी लाइफ में कभी ना कभी कहीं ना कहीं जरूर ली होगी। उसका नाम है ओला कैब। ओला कैब चालू की थी भविष अग्रवाल और अंकित भाटी ने। ये जब आईआईटी में साथ में पढ़ाई कर रहे थे, तभी पढ़ाई के दौरान इनके दिमाग में जज गई थी कि यार अपन साथ में मिलके एक कंपनी चालू करेंगे। अगेन दोस्ती, अगेन कॉलेज, अगेन एक कंपनी। तो उन्होंने कहा अगेन पैसा,
पैसा कहां से आएगा साहब? तो भविष अग्रवाल ने माइक्रोसॉफ्ट में जॉब की, वहां पे कुछ पैसा कमाया। अंकित भाटी तब तक इधर उधर 2-4 स्टार्टअप में घूम रहे थे, इधर उधर 6 महीने इधर 6 महीने इधर उन्होंने काम किया और धीरे धीरे अपना एक्सपीरियंस लिया। तो अंकित भाटी ने काम का एक वैसे एक्सपीरियंस लिया, भविष अग्रवाल जी ने पैसे कमाए, थोड़ा और बड़ा कॉर्पोरेट का एक्सपीरियंस लिया और फिर इन्होंने एक अपार्टमेंट में बैठ के ओला कैब की शुरुआत की और उन्होंने कहा ओला कैब चालू करेंगे। तो भविष अग्रवाल का काम था कस्टमर से मिलना, फील्ड का काम भविष अग्रवाल ने संभाल रखा था, अंकित भाटी वहां पे बैठ के कोडिंग कर रहा था और ऐसे करके धीरे 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 ये ओला कंपनी इन्होंने डेवलप की। और ओला के बारे में आज हम जानते हैं, ओला का भी 2019 का लास्ट ईयर जो टर्नओवर था वो था 2544 करोड़ का और अभी ओला को काफी फंडिंग मिल चुकी है एंड ओला का असली रिजल्ट आना भी बाकी है। ओला का अभी वैल्यूएशन है 3.3 बिलियन, लगभग 20 से 1000 करोड़ से भी ज्यादा और अभी तो इसका आईपीओ आना बाकी है मेरे दोस्त। तो ये भी एक बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी बनने वाली है जो कि दोस्तों ने चालू की थी। आज भी एक बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी है पर इसका असली मजा आपको आईपीओ के बाद आएगा और ओला का आईपीओ आने से पहले ओला पे एक डिटेल स्टडी में आपको और करके दूंगा। चौथी कंपनी आती है जोमेटो, जिसके बारे में मैं शायद तीसरी बार बात कर रहा हूं, जिसका अभी रिसेंटली आईपीओ आया है और 1,08,000 करोड़ की वैल्यूएशन ये टच कर चुकी है। तो ये कंपनी 11 साल के अंदर 1,08,000 करोड़ की बनी। इसको स्टार्ट करने वाले भी दो दोस्त ही थे। पहले दीपेंद्र गोयल जी ने 2008 में चालू किया, तो बेन एंड कंपनी में वो जॉब कर रहे थे। तो वहां पे उन्होंने देखा कि यार लंच टाइम में बाहर से फूड मंगाना होता है, तो वहां पे एचआर ने बहुत सारे मेन्यू रख दिए 40-50 रेस्टोरेंट के और लोग बाग उसके पीछे पड़ जाते कि ये वाला मेन्यू चाहिए, वो वाला मेन्यू चाहिए। तो उसने कहा मैं सारे को स्कैन कर देता हूँ और स्कैन करके एक वेबसाइट बनाई, वेबसाइट पे डाल दिया, भैया किसी को भी देखना है तो उस वेबसाइट पे चले जाओ, मेन्यू देख लो, ऑर्डर कर दो। लोगों को आइडिया बहुत सही लगा। इन्होंने अपनी वेबसाइट ऐसे ही खोल के देखी तो इन्होंने कहा यार 50 रेस्टोरेंट का मैंने डेटा डाला और 5-1 हजार लोग डेली देखते हैं। तो उसने कहा यार कुछ इसमें करना पड़ेगा। तो इसने कहा यार इसको थोड़ा सा एक्सपैंड करते हैं, बढ़ाते हैं, ऐसे काम नहीं चलेगा। तो इन्होंने अपने ऑफिस के कलीग और अपने दोस्त पंकज चड्डा को बोला कि यार पंकज अपन साथ में काम करते हैं। तो अगले 2 साल तक इन्होंने आसपास के दिल्ली एनसीआर के 8,000 से ज्यादा रेस्टोरेंट को ढूंढा, उसको उस प्रोजेक्ट पे लिस्ट किया और जब इनके 20 लाख से ज्यादा कस्टमर ऑलरेडी हो गए जो व्यू करने आते थे इनकी वेबसाइट पे, और जब इनको बहुत सारे लोगों ने अप्रोच किया कि क्या हम आपकी साइट पे एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, तो इन दोनों ने भाइयों ने डिसाइड किया, दोस्तों ने डिसाइड किया कंपनी छोड़ते हैं और खुद का काम चालू कर दें। और 2010 में उन्होंने कंपनी छोड़ी, foodie.com नाम था कंपनी का, उसको चेंज करके जोमेटो किया और फिर उन्होंने क्या किया ये हिस्ट्री है, आप जानते हैं। और मेरी 2 वीडियो और है, उसको भी डिटेल में देख सकते हैं। इस वीडियो का पर्पस सिर्फ दोस्ती के बारे में बताना था जो मैं बता चुका हूं। अब चलते हैं इंटरनेशनल, क्योंकि अभी तक तो आप बोलेंगे सर ये तो स्टार्टअप है, ये तो दोस्ती करते हैं। मैं बोलता हूं जो वर्ल्ड की बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंपनीज है वो भी दोस्तों ने चालू की थी। और बात करते हैं हम अगली कंपनी के बारे में जो हमारे दिल के काफी करीब है, एप्पल। एप्पल की कहानी सबसे लेजेंडरी कहानी है। इस पे न जाने कितनी मूवीज बन चुकी है, कितनी वेब सीरीज बन चुकी है और स्टीव जॉब्स के बारे में तो बच्चा बच्चा जानता है। ये आप अगर गौर से देखेंगे इसकी शुरुआत भी 2 दोस्तों ने मिलकर की थी। एप्पल की स्टोरी सबसे लेजेंडरी स्टोरी है। इनके जो फाउंडर है स्टीव जॉब्स, ये लाखों नहीं करोड़ों स्टार्टअप की इंस्पिरेशन है कि यार कई लोगों ने स्टार्टअप स्टीव जॉब्स को देख के चालू किया है और स्टीव जॉब्स की जीवनी पे बहुत सारी वेब सीरीज बनी है, बहुत सारी मूवीज बनी है। और एप्पल की भी अगर आप स्टोरी जानते होंगे तो शुरुआत में स्टीव जॉब्स कॉलेज में थे, फिर कॉलेज में इन्होंने कहा कॉलेज में मन नहीं लगता, मुझे तो कुछ और करना है, तो कॉलेज इन्होंने ड्रॉप आउट कर दिया। फिर खर्चे निकालने के लिए भाई सब क्या करना है, तो इन्होंने अटारी कंपनी में जॉब की। पर ये अपनी केयरलेसनेस के लिए बड़े फेमस थे, नहाते नहीं थे, जूते नहीं पहनते थे, मर्जी है तो काम किया, डेस्क पे बैठ के कुछ और करने लग जाते थे, कोई काम ढंग से नहीं करता था तो उसको डांट देते थे। तो अटारी वालों ने कहा भैया ऐसे नहीं चलेगा, तुम छोड़ो। तो अटारी छोड़ने के बाद वो सोच रहे थे मैं क्या चालू करूं, कैसे स्टार्ट करें, कंप्यूटिंग की दुनिया में इंटरेस्ट था बट कैसे करें। तो उसी समय उनको हमारे पुराने दोस्त मिले स्टीव वोजाइनिक। वो गीक थे, गीक आप समझते हैं सुबह शाम कोई काम नहीं, बस 18 घंटे बैठे, किसी आम आदमी से बात नहीं करते, इंट्रोवर्ट रहते हैं, बस मशीन पे काम करते रहते हैं। तो स्टीव वोजाइनिक ने कहा भैया देख मैंने कुछ चीज बनाई है, देखना। जब स्टीव जॉब्स ने उसको देखा तो देखते रह गए, बोले यार स्टीव वोजाइनिक तूने तो भाई सब तहलका मचा दिया, अपन दोनों मिलके कंपनी बनाते हैं और इसको मैं मार्केट में लेके जाता हूँ। तो स्टीव वोजाइनिक कोडिंग एक्सपर्ट था, मशीन एक्सपर्ट था बनाने का, पर उसको मार्केट करना, इस आइडिया को बड़े करना स्टीव वोजाइनिक ने एज अ हॉबी डेवलप कर लिया था। तो स्टीव जॉब्स ने कहा इसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाते हैं। और जब स्टीव जॉब्स इसको नेक्स्ट लेवल पे लेके गया, और इसका एप्पल नाम कैसे पड़ा था, बहुत सारे इसको लेके स्टोरी है, पर एक स्टोरी ये थी कि एक एग्जीबिशन में जा रहे थे, तो इसने कहा यार मैं अटारी में काम करता था ना, और वहां पे अटारी भी आएगी, तो मैं चाहता हूं कि अटारी से पहले मेरा नाम बोला जाए। तो क्या बोले, तो अटारी आता है 80,
तो बोला 80 से पहले आना चाहिए, तो उन्होंने नाम रखा उस समय एप्पल। और एप्पल तो आप जानते हैं वर्ल्ड की मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी है। जहां दुनिया में लड़ाई हो रही है बिलियन डॉलर कंपनी बनने की, एप्पल पहली कंपनी है जो ट्रिलियन डॉलर बनी और अभी 2 ट्रिलियन पार कर चुकी है, 3 ट्रिलियन टच करने वाली है। तो इट इज द मोस्ट लीजेंडरी कंपनी स्टार्टेड बाय फ्रेंड्स। इस वीडियो की आखिरी कंपनी जिसके बारे में डिस्कस करेंगे वो है एयरबीएनबी। ये केस स्टडी यूनिक कैसे है, क्योंकि इसके फाउंडर ना तो मिले स्कूल में, ना मिले कॉलेज में, ना मिले ऑफिस में, ये मिले एक फ्लैट पे, ये रूममेट थे। नेथन जब किसी काम से सैन फ्रांसिस्को पहुंचे तो इन्होंने कहा एक अपार्टमेंट चाहिए, तो इनको रूममेट में मिला जो गेबिया। जो गेबिया एक एकदम अलग स्टार्टअप पे काम कर रहे थे, नेथन एकदम अलग स्टार्टअप पे काम कर रहे थे। लेकिन जब रोज रात को बैठते थे, बियर पीते थे, बातचीत करती थी, बोले यार कुछ करेंगे कुछ करेंगे कुछ करेंगे। इसी दौरान एक इनका तीसरा रूममेट और आ गया, ब्रायन चेस्की करके। तो अब वो तीनों बैठ के प्लान कर रहे थे कि यार कुछ बिजनेस करना है, कुछ बिजनेस करना है। अपने अपने स्टार्टअप में नौकरी कर रहे थे, खुद का कुछ करना था। तो वहां पे एक डिजिटल कॉन्फ्रेंस हुई, और डिजिटल कॉन्फ्रेंस हुई सैन फ्रांसिस्को में, और सारे होटल वहां पे बुक हो गए। जो लोग आएंगे वो रहेंगे कहाँ, तो इन्होंने कहा एक काम करते हैं, अपने अपार्टमेंट में एक जगह निकाल देते हैं। आसपास के कुछ लोगों से पूछा तुम्हारे अपार्टमेंट में जगह है क्या, कोई आदमी आके 2 दिन रुक जाए, दिक्कत है क्या, पैसे मिल जाएंगे। इन्होंने उसी रातों रात वेबसाइट बनाई, वेबसाइट बनी, वेबसाइट का नाम रखा एयरबीएनबी। और वो वाला जो इनका शो था उनमें उनकी फर्स्ट बुकिंग आई, और उसके बाद धीरे धीरे जहां भी शो होते रहते वहां जाते रहते और ये काम करते रहते, और आज तक इन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। और जिस कंपनी ने 3 दोस्तों ने मिलकर एक बुकिंग ली थी एक कॉन्फ्रेंस में, आज वो कंपनी टर्नओवर कर रही है 3.4 बिलियन यानी 25,000 करोड़ रुपए का। और इसकी अगर मार्केट वैल्यूएशन की बात की जाए तो यह है 7 लाख करोड़। आप इसको इससे इमेजिन कीजिए कि इसका वैल्यूएशन है 100 बिलियन डॉलर, और ओयो जिसने रितेश अग्रवाल जी को बिलियनर बना दिया उसका वैल्यूएशन 9 बिलियन डॉलर। उस ओयो से ये 11 गुना बड़ी कंपनी है, और फ्लैटमेट ने चालू की है। तो भाई लोगों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अगर बिजनेस करना है तो अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। अगर आपके साथ में कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जिससे आपके विचार मिलते हैं, और मैं कहता हूं जिससे आपके विचार मिलते हैं वो आपका दोस्त है। जरूरी नहीं जो स्कूल में आपके साथ खेला वो आपका दोस्त है, जो कॉलेज में आपके साथ पढ़ा आपका दोस्त है, जो ऑफिस में आया वो आपके साथ है। जो भी व्यक्ति जिससे आपके विचार मिल गए, चाहे स्कूल का दोस्त हो, कॉलेज का दोस्त हो, ऑफिस का हो, फ्लैटमेट हो, पड़ोसी हो, सामने वाला हो, कोई भी हो, अगर आपकी वाइब उससे मैच कर रही हो, अगर उससे बैठ के आपको लगता है कि कोई मेरे में ऐसा टैलेंट है जो उसमें कमी है, और जो मुझ में कमी है वो इसका टैलेंट है, और हम दोनों मिलकर कुछ वैल्यूएबल क्रिएट कर सकते हैं, तो आपको इस अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर करना चाहिए। आज फ्रेंडशिप डे है, हम मिलेंगे, आज रात को बियर भी पिएंगे, घूमने भी जाएंगे, केक भी काटेंगे, गले भी लगेंगे। एक बार बैठ के सोचे क्या पता हम साथ में धंधा भी चालू कर सकते हैं क्या। इस आइडिया को एक बार आज पीते टाइम, तारों को देखते हुए एक विचार जरूर कीजिएगा कि क्या इस दोस्ती को, रिश्ते थे ना पुराने जमाने में कहते थे, क्या इस दोस्ती को हम रिश्तेदारी में बदल दें। तो आज एक बार खुद से पूछना, क्या इस दोस्ती को एक व्यापारी रिश्तेदारी में बदला जा सकता है। और अगर ऐसा आप करते हैं और इसमें अगर आपको किसी भी प्रकार की नीड की जरूरत होती है, तो मैं राहुल मलोदिया आपके इस बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए और बिजनेस में फ्रीडम के लिए, और किसी भी तरह की समस्या है तो हमेशा अवेलेबल रहूंगा। आज दोस्ती का दिन है, तो आपको, आपके दोस्त को और आपकी दोस्ती को सलाम।